सर सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आ रहा है आवाज? यस सर। लेको मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन मेटालिक कंडक्टर्स। कुछ बोल रहे? नहीं बोल रहे? हम तो बोलेंगे, बोलने के लिए तो पैसा मिलता है। सर फिर से सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभी आ रहा है, कभी कभी चले जा रहा है। आ रहा है अभी? हेलो, यस सर। हेलो, अभी आ रहा? यस सर। ठीक है। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तो इसमें कोई करंट आता नहीं है। ऐसे नहीं है ना, ऐसे यहाँ पे रॉड रखा हुआ है, छुए तो करंट लग गया, नहीं होता है ना। करंट लगने के लिए क्या होता है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
फिर भी यहाँ करंट नहीं आ रहा है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जंक्शन पे बैठ गए, किसी लोकेशन पे बैठ गए, तो उस लोकेशन से जितना इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप कर रहे होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर भी जंप कर रहा होगा, तभी करंट नहीं आ रहा है ना। तो रैंडम मोशन होता है और किसी भी क्रॉस सेक्शन पे अगर जाके देखोगे तो जितना क्रॉस सेक्शन से दूसरे साइड जंप करेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में भी जंप कर रहा होगा, इसलिए करंट नहीं मिलता। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होता है, जब इसके क्रॉस, इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, मान लो ये हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल, मतलब बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करोगे, ये जो पॉइंट है इधर जितना भी पॉइंट है वो क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब इसके चलते क्या होता है ना, जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कंडक्टर के अंदर, ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आ रही बात समझ में क्या बोल रहे हैं? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कब होगा, जब एंड को वायर से कनेक्ट करोगे। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंडक्टर के अंदर। अगर बाहर में एक्सटर्नल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करोगे तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। कंडक्टर को फर्क नहीं पड़ता है बाहर कुछ भी हो, लेकिन कंडक्टर के इनसाइड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। बैटरी से जैसे ही कनेक्ट करोगे दोनों एंड को तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते इनसाइड पॉइंट में सब जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। साथ ही साथ लैटिस पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन लैटिस मूव नहीं करता है, तो मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। कैसे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मूवमेंट हो रहा होगा तो क्या करोगे ना, किसी क्रॉस सेक्शन पे बैठोगे तो पता चलेगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में जंप कर रहे हैं इस साइड। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के चलते क्या होता है ना, उनका जो डायरेक्शन होता है मोशन का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है। पहले मोशन बाउंडेड नहीं था, वो अपना रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन अब जो मोशन होगा वो किसके चलते होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसके चलते क्या होगा कि अगर एक क्रॉस सेक्शन पे बैठोगे तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन को जंप करके दूसरे साइड आएंगे, और उसके चलते क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। यानी इसमें करंट के, ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के चलते करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर होगा। ये हायर पोटेंशियल है और इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं बता रहा हूं 1 और 2, इसमें कौन सा होगा, 1 या 2? 1 होगा या 2 होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, है ना एक प्रॉपर्टी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इधर चल रहा है, इसको अगर फॉलो करोगे, तो अगर डायरेक्शन ये फॉलो करो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, यानी ये नहीं हो सकता, ये गलत है। यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो बना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में बना है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस जो तुमने यहाँ अप्लाई करा। ठीक है ना, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लो पोटेंशियल से बता तो रहे, रुक जाओ तो। इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर मूव करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब करंट ढूंढा गया था ना तो उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पता नहीं था। जब करंट के बारे में हमें पता चला था तो उस टाइम हमें क्या नहीं मालूम था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था। ठीक है, उस टाइम बस हमें पता था कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इतना पता था। क्या पता था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। तो जब मूवमेंट हो रहा था तो उस मूवमेंट को हमने डिफाइन किया कि करंट फ्लो हो रहा है। तो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है ना करंट का, वो हम लेते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल हमने लिया था, क्योंकि हम उस टाइम मानते थे कि प्लस चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। वो बताया था ना, उसने बोला था कि एक फायर करके होता है या फ्लूइड करके होता है। ठीक है, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे चार्ज का मोशन होता है, प्लस चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाएगा, उसी को करंट बोलते हैं। तो जब खोज हुआ था ना तो हमें डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग दिया था, प्लस चार्ज के अकॉर्डिंग दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि एक्चुअली में प्लस चार्ज जो होता है ना वो लैटिस पे होता है और वो मूव भी नहीं करता है। और मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर दिया कि हायर से लोअर होगा, तो उसको रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, हायर टू लोअर होना चाहिए। बोलो समझ में आ रहा है? ये हायर प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, इधर भी प्लस हो सकता है। हायर कहने का मतलब है इधर का पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि प्लस माइनस करके लिखेंगे। हो गया, इसमें लिख लो 2-3 लाइन। when डायग्राम के नीचे लिख लेना, when potential difference is applied, when potential difference is applied, potential difference is applied across the end, across the ends of, across the ends of, across the ends of a metallic conductor, across the ends of a metallic conductor, an electric field, an electric field, an electric field is produced, an electric field is produced inside, produced inside the conductor, inside the conductor, which force, which force, which force electrons to move, which force electrons to move, electron to move in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction, which forms, which forms, which forms electric current in the conductor, which forms electric current, electric current in the conductor. In the conductor, full stop. Conventional direction of current, conventional direction of current, conventional direction of current is conventional direction of current is in opposite direction, is in opposite direction, is in opposite direction to the direction of flow of electron, direction of flow of electrons, direction of flow of electrons, ठीक है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेगा ना, मूव करेगा तो एक उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स का इसमें मूवमेंट हो रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो ये वेलोसिटी को ना एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है और उसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर चलता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखना एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी with which, average velocity with which, average velocity with which electrons, electrons drift inside, drift inside, drift inside conductor, conductor on application of, drift inside conductor on application of potential difference,
potential difference is called drift velocity, is called drift velocity, drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला छोटा सा होता है, लिखना नहीं है, जो समझा रहा है मतलब वो नहीं लिखना, फाइनल जो फॉर्मूला बताएंगे वो लिखना। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, स्मॉल ई इंटू ई। इस पे फोर्स लग रहा है इतने का, और इलेक्ट्रिक ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिधर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स जो है तुम्हारा वो क्या है, अगर मैग्नीट्यूड बस लिखोगे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम्हें फोर्स पता है, यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन अगर पता है तो वेलोसिटी आराम से आ जाएगा, कैसे, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ऐसे ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यही एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो इसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो सबके सारे इलेक्ट्रॉन के चलते अलग अलग वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अभी वही लिखना नहीं, एकदम बस समझना है, ये सब फालतू चीजें लिखने वाला नहीं है। ये होगा हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए v1 निकालोगे, v2 निकालोगे, v3 निकालोगे और अप टू vn निकालोगे, सबके लिए निकाला और ऐड करो वेलोसिटी को, सबको निकाल के अगर ऐड करोगे तो देखो इधर क्या होगा, n तक ऐड करोगे तो v1 प्लस v2 प्लस vn, ये कितने के बराबर होगा, u1 प्लस u2 प्लस n इंटू a2 होगा, at, हाँ ठीक है, इतना होगा। अब देखो इधर जो u1 प्लस u2 प्लस u3 जो भी वेलोसिटी आ रहा है, ये कब का वेलोसिटी है, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा था, ठीक है ना। ये कब की वेलोसिटी थी, ये तब की वेलोसिटी है जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करा था। और जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हैं ना, तो जो नेट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि रैंडम मोशन हो रहा था, रैंडम मोशन हो रहा था, तभी किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का क्रॉस हम जब देख रहे थे ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड जंप कर रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड भी जंप कर रहे होते। तो सबके वेलोसिटी का एडिशन करोगे तो नेट वेलोसिटी कितना आना चाहिए, जीरो। यानी इस साइड ये जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, v1 प्लस v2 प्लस और इधर NAT बचेगा। इस n को इधर लाके डिवाइड करोगे, इसमें T1 T2 T2 बहुत सारा T1 T2 वो सारे टर्म आएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करे हैं, सबका टाइम T1 T2 डिवाइडेड बाय n। इधर क्या बचेगा, A T1 T2 एंड सो ऑन। अब ये जो पूरा समीशन है ना, v1 v2 v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। इधर जो वेलोसिटी है ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। और इसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, vd से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्योंकि जो डेफिनेशन था वो क्या बोल रहा था कि जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे वो क्या बोलते हैं, हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये इधर वाला जो पूरा वेलोसिटी वाला टर्म था, उसको हमने चेंज करके क्या कर दिया, उसको हमने चेंज करके लिख दिया vd। और उधर क्या बचेगा, a t1 प्लस t2 प्लस t3 सबको ऐड करते हैं तो एक नया टर्म आता है जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। a की वैल्यू कहां से रखेंगे, यहाँ से, क्योंकि यही तो एक्सेलेरेशन है ना, ये कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलेरेशन है। तो जो vd की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, m इंटू टाउ। टाउ क्या था, सबके टाइम को हमने ऐड किया, T1 T2 T3, मतलब इतने टाइम के लिए इसकी वेलोसिटी आई थी, इतने टाइम के लिए ये वेलोसिटी, T3 के लिए थर्ड वाले की वेलोसिटी, सबको जब ऐड करा तो उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और इस पूरे वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तुमको ये याद रखना है, वो बस समझने के लिए था कि ये सब आकाश है। देखो कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ना, एक्चुअली में हमें वो पता नहीं होता। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हमें नहीं पता। हमें पता क्या होता है, हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा, ये पता होता है ना हमें कि हमने क्या करा, कितने का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है हमारे पास। अगर ये लेंथ L है, इधर तुमने अप्लाई करा हायर पोटेंशियल और इधर क्या अप्लाई करा है, लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा,
डेल्टा वी बाई एल। आ रही बात समझ में? डेल्टा वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ। तो वीडी को लिख सकते हो, वीडी इज इक्वल टू ई बाई एम डेल्टा वी बाई एल इंटू टाउ। ये भी तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो अगर लेंथ दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जानते हो, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ये अच्छा मीन फ्री पाथ। लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, ठीक है ना। वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्पीड जो भी होता है वो है। हो गया। इसके बाद में एक और टर्म हम बताते हैं करंट के लिए, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है, लिखना नेक्स्ट हेडिंग है मोबिलिटी। मोबिलिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। लिखो लिखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility, is called mobility, that is mu is equal to vd by e। और इधर e से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? सर म्यू इक्वल टू mu is equal to vd by e। नहीं दिख रहा है क्या इसमें? दिख तो रहा है यार, vd by mu, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय m। और ये जो है ये है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर। देखो ये जो मोबिलिटी है ना, कंडक्टर केस में, मेटालिक कंडक्टर केस में उतना ज्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। ठीक है, मतलब इसका इधर बहुत ज्यादा कम इफेक्ट है। इसका इफेक्ट दिखता है जब हम सेमी कंडक्टर में जाते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं। क्योंकि सेमी कंडक्टर में जब जाओगे तो जो सेमी कंडक्टर में होल होता है और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए म्यू माइनस एंड म्यू प्लस हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि दोनों का मूवमेंट होगा, होल का भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स का भी होगा, इसलिए मोबिलिटी हमें दोनों का डिफाइन करना होता है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट में भी जाओगे तो म्यू प्लस और म्यू माइनस डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उधर क्यों इफेक्टिव होता है ना, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ होल क्या होता है, अलग अलग होता है। चार्ज तो सेम होगा,
लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ होल क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके चलते मोबिलिटी चेंज हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो जब मोबिलिटी चेंज हो जाएगी और दोनों का इफेक्ट कंबाइन करके हम करंट निकालेंगे, इसलिए उधर सिग्निफिकेंट होता है, इधर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इधर बस इलेक्ट्रॉन है और उसी का मास है और किसी का मूवमेंट हो नहीं रहा है। बस फॉर्मूला याद रखना है इधर। अभी एक सवाल करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन करंट and drift velocity. Relation between current and drift velocity. Relation between current and drift velocity. पता है किसी को रिलेशन क्या होता है? I equals to ठीक, नीचे लिख लो। अगेन उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं। जो भी तुम्हारा I होगा उसका वैल्यू होता है N E V D और E, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन कहाँ पे, हाँ, इनसाइड द कंडक्टर, कितने बड़े कंडक्टर में, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। लिख लो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई के तो बारे में पता ही है। ए जो है ये क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये बता सकते हैं कहाँ से आया, लेकिन फिर 3-4 मिनट टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नहीं बता रहे। नेक्स्ट लिखते, लिखो रिलेशन बिटवीन, वही हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन I and mu। रिलेशन बिटवीन I and mu, खुद से करो कितना आएगा। म्यू किस में दिखेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में दिखेगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो म्यू के टर्म में। अरे नहीं, वो सब नहीं करना है। देखो ये रिलेशन है ना तुम्हारे पास, I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, ये तो है, और हमें पता है कि म्यू किसके बराबर होता है, वी डी बाई ई के, तो वी डी कितना हो जाएगा, बस काम खत्म, इसको उठा के रख लो यार। सो I इज इक्वल टू एन ई म्यू इंटू ई इंटू ए। लिखना, the air gap between two parallel plates separated by
air gap between two parallel plates separated by a distance 2 centimeter, by a distance 2 centimeter, separated by a distance 2 centimeter, is ionized, is ionized, is ionized by X-ray, is ionized by X-ray, 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 X-ray नहीं समझता हो क्या? हाँ भाई. Find the concentration of, find the concentration of, find the concentration of positive ions, find the concentration of positive ions if a voltage of 100 volt, if a voltage of 100 volt, a voltage of 100 volt produces a current, produces a current of 3 microampere, produces a current of 3 microampere, full stop. Mobilities of, mobilities of, mobilities of ions of air are, mobilities of ions of air are 1.37, 1.37, 1.91 centimeter square volt. म्यू प्लस का मोबिलिटी दिया हुआ और म्यू माइनस का मोबिलिटी दिया हुआ है 1.91 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सीमेंस. थोड़ा एक बार पढ़ लो सवाल, वैसे समझ में आएगा नहीं और कर भी नहीं पाओगे, बट एक बार पढ़ लो. हो गया, पढ़ लिया ना. देखो क्या कह रहा है कि दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में एयर है. अब एयर जो होता है ना वो कंडक्टर होता है, होता है. एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? अरे हाँ या ना तो बोलो. कर सकता है? अरे साहब चुपचाप बैठे. एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? हाँ करेगा तो फिर निपट जाओगे ना तुम लोग. अभी तक रहते नहीं कोई भी एयर अगर कंडक्ट करने लगा. लेकिन इसको कंडक्टिंग हम बना रहे हैं. कैसे? एक्सरेज पे अगर फॉल करवाओगे तो एनर्जी देगा जिसके चलते ये आयनाइज हो जाएगा. और आयनाइज होने का मतलब है जितना पॉजिटिव आयन बनेगा उतना ही क्या बनेगा? नेगेटिव आयन. इसलिए वो एक लाइन बोला है ना कि आयनाइज कर रहे हैं एक्सरे मार करके. तो एक्सरे से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव एक और नेगेटिव, ऐसा कुछ बना. तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव आयंस यहाँ दिखेंगे ना तब ये कंडक्टर हो जाएगा. कंडक्टिंग इतना ही जोन हुआ है, ऐसा नहीं पूरा यार, इतना जोन कंडक्टिंग हो गया. और जैसे ये कंडक्टिंग हुआ ना तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया. कितना? डेल्टा V इज इक्वल टू कितना करा? 100 वोल्ट. तो जब इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई करा ना तो हमें क्या मिला? हमें मिला है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है. I इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 3 माइक्रो एम्पियर. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है तो डायरेक्शन ऐसा होगा. अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे ना, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये जो सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ये नेगेटिव आयंस है ये इधर मूव करेंगे और ये जो पॉजिटिव आयंस है ये इधर मूव करेंगे क्योंकि यहाँ आयन का मूवमेंट होगा. ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी हेल्प कर रहा है. तो यहाँ जो करंट आएगा ना आई, वो किसके किसके चलते आएगा? आई प्लस प्लस आई माइनस दोनों के चलते आएगा. आ रही बात समझ में?
जो भी करंट यहाँ दिखेगा वो किसके किसके चलते दिखेगा, पॉजिटिव आयंस के चलते और नेगेटिव आयंस के चलते हैं। और पॉजिटिव आयंस के चलते अगर लिखना चाहते हो जो जो गिवन डेटा है उसके अनुसार तुम लिख सकते हो एन ई म्यू प्लस ई इंटू ए। ये किसके चलते हैं, पॉजिटिव के लिए। फिर एन ई म्यू माइनस ई इंटू ए। अब यहां से तुमको निकालना क्या है, क्या निकालना था, कॉन्सेंट्रेशन निकालना था, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एन निकालना है तो बाकी सारी जो चीजें है वो एक साइड कर लो। अगर एन कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें इधर करोगे तो कितना आएगा, ई इंटू एरिया म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं दिया ना, हाँ तो इसको चेंज कर सकते हो ना वी बाई, तभी इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, तो यहां से लिख सकते हो आई इक्वल्स टू एन ई, इसको क्या लिखोगे, डेल्टा वी बाई डी, जो डिस्टेंस है, एरिया भी दिया होगा, और म्यू प्लस माइनस म्यू, सॉरी माइनस नहीं प्लस। अब इसमें जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट करोगे, अननोन बस एक ही है एन। सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल तुमसे सालों में, मतलब 10-12 साल में एक बार, एक दो बार पूछता है, तो अगर तुम्हारा भाग्य खराब होगा तो पूछ देगा। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, बस इतना ही लिख के छोड़ दो, वैल्यू वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ ना कुछ आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट लिखो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या क्या वैल्यू नहीं है, एरिया दिया तो हुआ है, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट एरिया दिया हुआ, नहीं बताया, कुछ तो बताया होगा प्लेट एरिया, रुक जाओ सवाल देख लेंगे। अच्छा प्लेट एरिया शायद मैंने छोड़ दिया, प्लेट एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ प्लेट, जो भी प्लेट इधर दोनों लगे हुए हैं इसका एरिया जो है वो है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ उठा कर रख सकते हो। करंट डेंसिटी, इसको जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो लिखना इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity in the direction of current, in the direction of current, in the direction of current, and its magnitude, and its magnitude, and its magnitude at a given point, and its magnitude at a given point is equal to, magnitude at a given point is equal to current through that point, current through that point divided by, current through that point divided by area
divided by area surrounding that point, divided by area surrounding that point. ठीक है, मैथमेटिकली magnitude of current density J is equal to di by dA. अगेन इसको लार्ज भी कर सकते हो, डेल्टा आई बाई, और J इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, या फिर आई बाई ए। ये कब लेते हैं? जब करंट कांस्टेंट हो। ये तब यूज करेंगे व्हेन करंट is constant at each and every point, each and every point। और ये जो एरिया है, एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे तो हम पहले पता करेंगे करंट हर पॉइंट पे कांस्टेंट है कि नहीं, और अगर करंट कांस्टेंट है हर पॉइंट पे तो एरिया कौन सा लेंगे? वो एरिया जो करंट पे क्या है, नॉर्मल है। मतलब जैसे अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम ये वाला एरिया लेंगे। नहीं, कौन सा एरिया लेंगे? परपेंडिकुलर वाला, ये एरिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर है। और करंट क्या होता है? करंट स्केलर होता है। ठीक है ना, करंट क्या होगा? स्केलर होगा। और करंट डेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। फिर दोनों का रिलेशन कैसे आया? दोनों का रिलेशन कैसे आ रहा है? देखो एरिया जो है ना, एरिया को वेक्टर कर सकते हो। एरिया वेक्टर का नाम सुने हो ना, कहाँ पढ़ाए थे? गॉस लॉ में। तो ये जो इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ या इंटीग्रल रिलेशन ऑफ J एंड I। इंटीग्रल रिलेशन ऑफ J एंड I। आप समझो, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हो, di इज इक्वल टू J इंटू डी ए। लिख सकते हो ना। अब J क्या है? J कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। इस एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो तुमको डॉट प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से स्केलर कब आता है? जब उनके बीच में कैसा प्रोडक्ट हो? डॉट प्रोडक्ट हो। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, J वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और I जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेशन J डॉट डी ए। ये तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म। और अगेन एरिया कांस्टेंट है, नॉर्मल है, तो चुपचाप इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और I J इंटू ए के बराबर हो जाएगा। लेकिन वो स्पेशल केस होता है जो इधर लिखा थे, मिटा दिया। स्पेशल केस क्या है? I इज इक्वल टू J इंटू ए। ये तभी अप्लाई करेंगे जब एरिया क्या हो? प्लेनर हो, और हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या हो? सेम हो। हो गया। नेक्स्ट लिखना, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी
relation between current density and drift velocity. Relation between current density and drift velocity. ये तुम लोग पता करो. Relation between current density and drift velocity. कितना होगा? J is equal to NEVD. एरिया जो है वो कैंसिल आउट हो गया. I की जगह रखोगे ना NEVDA, तो A दोनों तरफ क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. बचेगा क्या? J इक्वल्स टू NEVD. J का एक और भी फॉर्म होता है, और भी फॉर्मूला होता है. नोट में ऐसे लिख सकते हो, ये आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों लिखा है. J इक्वल्स टू E बाई रो इक्वल्स टू, इधर रेसिस्टिविटी रो और इधर सिग्मा इनटू, ये भी फॉर्मूला होता. अभी सिग्मा और रो के बारे में नहीं बताएं, कुछ देर में पता चलेगा. इसको क्या बोलते हैं? रो को रेसिस्टिविटी. ठीक है. सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. हाँ बोलते हैं. सिग्मा का बहुत ज्यादा यूज है अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पे कंडक्टिविटी है सिग्मा. अगर इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो पता चलेगा रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा होता है ना. रेसिस्टिविटी किसका होता है? इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी. ऊपर ई जो है वो क्या है? ई क्या है? ई मतलब आई एलिफेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है. चलो नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा रेसिस्टेंस. तो भी ये जितना पढ़ा है ना, इतने से बस मुश्किल से कभी कभार एक आध सवाल आता है. अभी जो ये पढ़ा है ना इतना, यहाँ से नीट में अगर 10-15 साल उठा करके देखो तो एक आध बार सवाल पूछा होगा पूरा नीट. तो परेशान होने का ज्यादा जरूरत नहीं है. सवाल अब यहाँ से बनना शुरू होता है. रेसिस्टेंस से सवाल बनना शुरू होता है. तो पहले ढूंढेंगे रेसिस्टेंस आ कहाँ रहा है. और रेसिस्टेंस जैसे आया उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओम. सॉरी बैग कहीं और रख दूं, वो पैर लगेगा. ओम का नाम सुने हो क्या? अरे वो जो जादू ओम बोलता है वो वाला नहीं, वो सुने हैं. चलो देखो थोड़ा पीछे चलते हैं. एक इक्वेशन लिखा था, ध्यान से देख लो इधर. एक इक्वेशन हमने लिखा था आई का, आई इक्वल्स टू NEVD और A लिखा था ना. इसमें जो VD था उसको चेंज कर सकते हो. VD बताना किस फॉर्म में? डेल्टा V के फॉर्म में बताओ. क्या आया था? पहले E के ही फॉर्म में बता दो. ऐसा आया था ना, ये आया था. और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या दिखेगा? ये जाएगा जहाँ L क्या है? लेंथ. ठीक है. तो इसको उठा करके यहाँ पुट कर सकते हो. ठीक है. मत लिखना अभी. E डेल्टा V डिवाइडेड बाई ML इंटू A बाहर कर दिया. और आई, ये जो टर्म है जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो. एन चेंज नहीं होगा. मटेरियल कांस्टेंट, ये अगर कंडक्टर फिक्स कर दिए तो ई तो कांस्टेंट है, ये स्क्वायर नीचे एम, ये सारी चीजें कांस्टेंट है. वेरिएबल क्या क्या है यहाँ पे? एरिया चेंज कर सकते हो, लेंथ चेंज कर सकते हो, और ये डेल्टा भी बाहर कर लो क्योंकि ये भी हमारे हाथ में होता है. ऊपर टाउ आएगा तो टाउ रख दो यहाँ. किसको टाउ इतना याद आ रहा है? हो गया खुश.
अब ये जो टर्म है ना, इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख रहे हैं। डेल्टा वी जो है, इस टर्म को ऊपर ले जाकर कैसे लिख सकते हो, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, उल्टा कर दिया, और इधर क्या है, l ऊपर नीचे a इंटू आई लिख सकते हैं। और इसके बाद दिखता है तुम्हारा फेमस इक्वेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, यानी आर की जगह क्या है, क्या हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, वेयर आर को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, और आर की वैल्यू कितनी है उधर, m डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ और l बाई ए। अब देखो जो रेसिस्टेंस है ना, किस पे डिपेंड कर रहा, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर जो चीज है, ये क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। ये किसका प्रॉपर्टी है, इंटरनल, क्योंकि ये मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, नंबर किसका, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वॉल्यूम में, वो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसका है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और एल बाई ए क्या है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। एल लेंथ है, ए क्या है, एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी रेसिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे और उसके कंस्ट्रक्शन पे, मटेरियल पे और उसके कंस्ट्रक्शन पे। मतलब ये जो रेसिस्टेंस है, ये किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का प्रॉपर्टी। और ये करता क्या है, करंट को रेसिस्ट करता है। क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था ना, वीडी मूवमेंट जो हो रहा था, उसको रेसिस्ट करेगा। और वो रेसिस्ट होता है ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन के चलते क्या होता है, करंट का जो मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा था, जिसके चलते करंट आ रहा था, उसमें रेसिस्टेंस आता है। और उस रेसिस्टेंस के चलते वो फ्लो इजिली नहीं हो पाता। आ रही बात समझ से, जो ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके नीचे लिखना, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, it is a property of conductor, it is a property of conductor due to which, it is a property of conductor due to which, due to which it opposes, it opposes, it opposes electric current, opposes electric current flowing through it, it opposes electric current flowing through it, through it, it। अब इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ या फिर जो भी एन है उसको लेके नहीं घूमते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहां रो क्या होता है, रो इज कितना होता, एम एन ई स्क्वायर टाउ, और इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। और ये डिपेंड किस पे करेगा, इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, नीचे लिखना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ
material of the conductor. That is property of material of the conductor. Material of the conductor. ठीक है, इसलिए क्या होता है ना कि जब हम सेम डायमेंशन का आयरन रॉड ले और सेम डायमेंशन का कॉपर रॉड ले, दोनों का रेसिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। सेम होगा क्या, सेम डायमेंशन का अगर कॉपर रॉड लेते हो और सेम डायमेंशन का स्टील रॉड लेते हो तो दोनों का जो रेसिस्टेंस होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि उसमें एन की वैल्यू चेंज होती है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होगा नहीं, ई तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो सकता है, एन और टाउ। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये चेंज होता है, कॉपर में अलग होगा, आयरन में अलग होगा, या एल्युमिनियम लोगे अलग होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। कंडक्टर किसी भी मटेरियल का बन सकता है। ये रेसिस्टेंस किसका प्रॉपर्टी है, कंडक्टर का। ये मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्सटर्नल वाली चीजें पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो रेसिस्टिविटी है ये बस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज करोगे, आयरन से कॉपर जाओगे या कॉपर से एल्युमिनियम जाओगे, तो रो की वैल्यू चेंज होगी, उसके करस्पॉन्डिंग आर भी चेंज होगा। ठीक है, यूनिट बताओ इसका क्या होगा, यूनिट पहले बताओ रेसिस्टेंस का, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। वही जो फेमस साइंटिस्ट जिनके नाम पे ओम्स लॉ है, सिंबल बहुत ही प्यारा है इसका, ये सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर देखे हो रोड में, हाँ, तो ये स्पीड ब्रेकर है। और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, बोलो। अब वहां से मत निकालने लगना, मास नंबर वो पुट करके परेशान होगा, इधर से वहां से कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्या होगा, हाँ, बट ओम पर मीटर, वो मीटर होगा, एक बार चेक कर लो। अच्छा हाँ, एरिया ऊपर जाएगा तो ओम मीटर, बस काम खत्म। हाँ, इधर निकालना है ना, तो एरिया ऊपर जाएगा, लेंथ नीचे आएगा, रेसिस्टेंस के लिए ओम और मीटर बचेगा। नोट में लिखना कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। हाँ, क्या कर रहे हो, मजा ले रहे हो टीचर का, तो फिर हम मजा लेने लगेंगे। नहीं नहीं, आजकल गुरु चला गया, आज आजकल सब बराबर है, सारे लोग फेसबुक पे सेम ही चीज देख रहे हैं, तुम अलग देखते हो क्या, जो मीम पे तुम हाहा कर रहे हो उस पे हम भी हाहा करते हैं। हाहा नहीं समझ रहे हैं? हाँ, वो जो होता है ना, जो दांत दांत वाला रिएक्ट देखे हो, जिसमें हंसते हुए दांत दिखता है, आंख से पानी वाला भी है। नहीं, हाँ तो फेसबुक पे है ना बस, व्हाट्सएप और उस पे स्नैपचैट पे कैसे होता है, मतलब किसी चीज पे हंसना हो तो बस। अच्छा, और LOL मतलब लॉल्स भी है, नहीं हम लॉल तक यूज करें, लॉल्ज नहीं यूज करें। चलो नोट में लिखना कंडक्टिविटी, देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी is called conductivity। सिंबल बताए थे इसका क्या होता है, अरे सिंबल सिंबल सिग्मा। मुंह बोलने में ज्यादा मजा आ रहा है क्या, 5-6 बार सुन चुके हैं मोमो। अच्छा, केमिस्ट्री में पढ़े हो, अच्छा कप्पा मो उसी चैप्टर में पढ़ते हैं ना, हमारा फेवरेट कप्पा था। जैसे तुम मोमो चिल्ला रहे ना, हम कप्पा कप्पा चिल्ला रहे थे। और केमिस्ट्री वाले हमारे साथ बहुत मजा लेते थे, नाम भी रख दिए थे एक आध बच्चों का कप्पा।
बोलते थे कप्पा तुम्हारे पापा कहाँ हैं, बुला के लाना अपनी मम्मी के साथ। कटप्पा उस टाइम नहीं था यार, बट हमारे टाइम में कटप्पा था भी नहीं। चलो देखो, इसको लिखोगे तो क्या होगा, मतलब अगर सिग्मा लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब यूनिट क्या होगा, अब यूनिट बता दो। अरे मो इसका यूनिट नहीं होता यार। नहीं वो अलग होता है, वो MOH होता है, ये अलग है। और ये जो मो है ना, इसका सीमंस नाम सुने हो? सीमंस नहीं सुने हो? हाँ तो केमिस्ट्री पढ़ के आना, अगर नहीं सुने हो तो हम नहीं बताएंगे। सीमेंस किसका यूनिट होता है? अरे केमिस्ट्री में किसका यूनिट होता है? कल पढ़ के आना कि कहा होता है, बताएंगे नहीं। जैसे कंडक्टिविटी है ना, वैसे कंडक्टेंस भी होगा। नोट में ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 2 में क्या लिखोगे? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। और इसका यूनिट क्या होगा? वही। और तुम्हारा होमवर्क है पता करके आना कि सीमेंस किसका यूनिट है। केमिस्ट्री में पलटना, शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना वो। फिजिकल का कुछ पार्ट नहीं, गूगल वूगल क्या करोगे, केमिस्ट्री सर पढ़ाया नहीं है क्या? अरे बहाना है, कॉपी एक बार पलट लेना। धूल वूल पड़ा होगा उस पे, दीमक उमक खा गया होगा उसको। बायोसर्वे मेथड यूज करोगे। चलो तो एम्स लॉ का थोड़ा सा झलक देखे हो, अब पूरा ओम्स लॉ समझ लेते हैं क्या है। देखो ओम्स लॉ, लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अरे हंसते भी रहो लिखते भी रहो। हंसना मुंह से और लिखना हाथ से है, तो खाली हंसे जा रहे हो, लिख भी लो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल ड्रॉप potential drop across a conductor potential drop across a conductor potential drop across a conductor is directly proportional to current flowing through it is directly कहा हो पे कंडक्टर पे ही हो कंडक्टर is directly proportional to अरे लिखो तो अच्छा क्या बोल रहे थे पहले ये बताओ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट current flowing through it that is v is equal to I। v is directly proportional to क्या? I। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो क्या आता है? R। तो इसे वो बोलते हैं v is equal to IR। एक्चुअली में ये जो v है ना, ये पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। डेल्टा v भी लिख सकते हो और v भी लिख सकते हो। लिखना एनी कंडक्टर के नीचे एनी कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ any conductor which follow Ohm's law is called ohmic conductor is called ohmic conductor। ऑलमोस्ट सारे मेटल फॉलो करते हैं
इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। कोई ऐसा कंडक्टर है जो इसको फॉलो नहीं करे? कोई ऐसा कंडक्टर है जो ओम्स लॉ फॉलो ना करे? होता होगा। अरे सेमी कंडक्टर फॉलो करता है क्या? सेमी कंडक्टर नहीं फॉलो करता है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। नेक्स्ट लिखो, वी वर्सेस आई ग्राफ। ए में ऐसे लिखना ओमिक कंडक्टर। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे हो तो करंट कितना होगा? 0। या फिर करंट अगर फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब वोल्टेज कितना होगा? 0। सर यहाँ वीडियो जो ऑफ हो गई स्लोप, सर। वीडियो ही ऑफ हो गया, मेरे में तो दिखा रहा है। नहीं सर, वीडियो नहीं आपको। अच्छा ठीक है, क्या बता, हाँ स्लोप जो है, स्लोप किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, v वर्सेस i का स्लोप किसके बराबर होगा? r के बराबर। v वर्सेस i है, v वर्सेस i, अगर i वर्सेस v देखता तो 1/r के बराबर होगा। उस पे कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा सा ध्यान, जब सवाल पूछे ना तो थोड़ा सा ध्यान दे करके करना, क्योंकि कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे। मैंने v वर्सेस i बनाया, ना कि i वर्सेस v बनाया। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है, ये जो स्लोप है ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको स्टैटिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। कंडक्टर केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है? v पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसको स्टैटिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। दूसरे में लिखना नॉन ओमिक। नॉन ओमिक कैसा होता है? नॉन ओमिक के लिए लिख सकते हो जैसे सेमी कंडक्टर। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अच्छा अभी लिखना मत, पहले दो ऑप्शन है, इन दोनों में बताओ, ये वाला होगा या ये होगा? v वर्सेस i, दोनों में कौन सा होगा? सर वीडियो ऑफ हो गया। अब ऑफ हो गया वीडियो। कितना टाइम बचा है? चलो क्लास ही खत्म करते हैं। हाँ 3 बज गया ना यार, हद है, टाइम हो गया। वीडियो आ जाए तो बताना। आया? नहीं आ रहा? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। क्या बता दे? अच्छा उनको पता ही नहीं चलेगा ना, वीडियो ही नहीं दिख रहा, बोर्ड पे क्या चल रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है क्या? हेलो, अरे यस कुछ सर, ओनली ब्लर दिख, रिकॉर्डिंग चालू है। अच्छा मतलब ब्लर दिख रहा है या कुछ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है? मेरा ब्लैक हो स्क्रीन गया। ब्लैक है। स्क्रीन ही ब्लैक? हाँ चलो तब नहीं बता सकते, चलो अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।